हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे से इस खूबसूरत से चैनल बड़ा कैरियर पे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 12th का बायोलॉजी, चैप्टर 1 पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें कुछ पार्ट हम लोग कल पढ़े भी थे, कल वाला लिखते थे। कल पढ़े थे लाइफ स्पैन के बारे में, ठीक है। आज उसी को कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ा सा कंटिन्यू करके लाइफ स्पैन के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं पीछे वाला क्लास। और आज का नया टॉपिक पढ़ना है फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में कौन कौन सा फेज आता है, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये ज्यादा डीप में पढ़ना था 11th क्लास का पहला चैप्टर जो है वहां पे पढ़ाया जाता है कि लाइफ साइकिल का कौन कौन सा फेज होता है, डीप में पढ़ाया जाता है वहाँ। यहाँ एक शॉर्ट व्यू देंगे कि कौन कौन सा फेज आखिर लाइफ में आता है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, हमारा चैप्टर का जो मेन मोटिव है पढ़ना, जो चीज पढ़ना मेन मोटिव है वो चीज के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर जानेंगे ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस क्यों करता है, रिप्रोडक्शन क्यों करता है, या फिर पहले जानेंगे कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म आखिर करता क्यों है, क्या जरूरत हो गई कि रिप्रोडक्शन करना पड़ रहा है ऑर्गेनिज्म को, फिर जान लेंगे कि आखिर रिप्रोडक्शन है क्या, ठीक है। कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा बताते हैं। कल का जो टॉपिक था, कल वाले लेक्चर था, वो था लाइफ स्पान के बारे में कल पढ़ाया था। लाइफ स्पैन ये क्या था, टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। ये क्या था, टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है उसी को तो बोलते हैं लाइफ स्पान। इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म का हमने लाइफ स्पान देखा भी था, जैसे कि एक क्रो का बताए थे। क्रो का ये लगभग 15 साल जीता, और जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसको कम से कम याद रखना है कि कौन ऑर्गेनिज्म कितना साल तक जीता है। और बाकी कुछ और भी ऑर्गेनिज्म के दिया गया है, चित्र दिया गया था, उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान है वो नहीं दिया गया, ठीक है। उसमें हम भी लिख दिए हैं, कल वाला लेक्चर में देखिएगा। ये क्रो का जो है 15 साल होता है लाइफ स्पान, ये 15 साल तक जीवित रहता है। पैरोट का पढ़े थे, पैरोट जो है ये 140 साल जीता है। ये दोनों का एग्जांपल आज इसीलिए ले रहा है, डिफरेंस बताना है। दोनों ऑर्गेनिज्म जो है सेम साइज के हैं, सेम कैटेगरी के हैं, दोनों बर्ड्स है, ठीक है, दोनों पक्षी है, साइज भी दोनों का सेम है। लेकिन ये लाइफ स्पान में इतना वेरिएशन क्यों? क्रो का लाइफ स्पान बहुत कम है, पैरट का लाइफ स्पान बहुत ज्यादा है, इतना वेरिएशन क्यों? साइज तो सेम है। तो कल ये बात भी बताई थी कि लाइफ स्पान जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता। पैरट को इसे कंपेयर कर लो, मतलब सोचते हैं ना कभी कभी कि जिसका शरीर बड़ा होता है वो बहुत ज्यादा दिन तक जीता है, जिसका शरीर छोटा होता है वो कम दिन तक जीता है। जैसे अपने को चूहे से कंपेरिजन कर देते हैं कि हम 60 साल जीते हैं, चूहा 2-4 साल जीता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। शरीर के साइज पे, बॉडी के साइज पे लाइफ स्पान डिपेंड नहीं करता, ठीक है। लाइफ स्पान डिपेंड करता है, उसके लिए एक थ्योरी बनाया गया था बहुत पहले, लोगों ने, साइंटिस्टों ने मिलकर एक थ्योरी बनाया। उसमें से सबसे बेटर थ्योरी लगता है वो ये लगता है कि लाइफ स्पान जो है वो वेरिएशन क्यों करता है इतना। उसमें बताया गया कि अर्थ जिस टाइम बना था, ये अर्थ है, अर्थ का टाइमिंग 2 भाग में कर देते हैं। एक पहले का, मतलब लाइफ जिस समय इवॉल्व हो रहा था, ये इवोल्यूशन में पढ़ना, एक अपना कहानी है। अर्थ जो बना था उसका एक अपना कहानी है, अर्थ पे जो लाइफ ऑरिजिनेट हुए थे उसका एक अपना कहानी है। तो पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर में है दिया हुआ, 7 चैप्टर में पढ़ना है इवोल्यूशन के बारे में कि अर्थ कैसे बना था। अभी थोड़ा सा उसके बारे में ओवरव्यू लेते हैं, ताकि हमको ये लाइफ स्पान का जो वेरिएशन है, कितना वेरी करता है, 140 साल 15 साल दोनों सेम प्रजाति के, सेम साइज के, इतना वेरी क्यों करता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या था उस थ्योरी में, लोगों ने क्या बताया, साइंटिस्टों ने क्या बताया उस थ्योरी में कि अर्थ जब इवॉल्व हुआ था तो उस समय पे अर्थ के ऊपर कंडीशन फेवरेबल नहीं थे। मतलब कि जो जीवन जीने के लिए अभी कंडीशन है वैसे कंडीशन पहले नहीं था जिस समय पे अर्थ बना था। जानते होंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे, तो अर्थ जो है वो किसी एक बहुत बड़े ब्लास्ट से बना था। तो उस समय पे हीट बहुत ज्यादा था अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो उस समय पे ना ऑक्सीजन भी नहीं था अर्थ पे,
मतलब सिंपली कह लो एक वर्ड में अनफेवरेबल कंडीशन था, अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, मतलब अर्थ का जो टाइम ड्यूरेशन है ना, पूरे अर्थ का जो टाइम ड्यूरेशन बनने से लेकर अभी तक का, उसको दो पार्ट में बांट रहे हैं, एक अनफेवरेबल कंडीशन और एक फेवरेबल कंडीशन। मतलब जो अभी का कंडीशन है, एक समय ऐसा था जब कंडीशन अनफेवरेबल थे, एक समय ऐसा था जब कंडीशन अनफेवरेबल थे, और एक अभी का समय है जो कंडीशन फेवरेबल है। मतलब हर चीज अवेलेबल है, एक लाइफ के लिए जो भी चीज चाहिए, जीवन जीने के लिए जो भी चीज चाहिए, लाइफ बनाने के लिए जो भी चीज चाहिए, अभी अवेलेबल है। उस समय पे चीजें अवेलेबल नहीं थी। पढ़ोगे इवोल्यूशन में पढ़ोगे कि पहले का जो इन्वायरमेंट था उसमें ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं था, अभी ऑक्सीजन अवेलेबल है। ठीक है, तो इसीलिए पहले का जो समय है उसको अनफेवरेबल कंडीशन बोल रहे हैं, और अभी का जो समय है उसको फेवरेबल कंडीशन बोल रहे हैं। अब सर कहां से कहां चले गए, आप पढ़ा रहे थे लाइफ स्पान के बारे में, आप इधर आ गए। अभी जोड़ते हैं, इसको लिंक करते हैं। लाइफ स्पान में जो वेरिएशन है, जैसे क्रो का लाइफ स्पान बहुत कम है, क्रो का लाइफ स्पान बहुत कम है, और पैरोट का बहुत ज्यादा है। इससे क्या पता चलता है, जिसका लाइफ स्पान कम है वो कम दिन तक जीवित रहेगा, कह सकते हैं कम दिन तक जीवित रहेगा। मतलब क्रो जो है आज ने इधर जन्म लिया है तो 15 साल के बाद वो मर जाएगा। ठीक है, 15 साल के बाद मर जाएगा तो उसका क्या होगा, इसका पॉपुलेशन घटने लगेगा, पॉपुलेशन घटने लगेगा। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म को जीना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, मतलब अपने आप को सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। समझ में आ रहा है इतना, कि जो कंडीशन जब अनफेवरेबल है, कंडीशन जब हार्श है, हमारे लिए बढ़िया कंडीशन नहीं है, डेंजरस कंडीशन नहीं है, तो उस कंडीशन में लाइफ को कंटिन्यू रखना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो इससे थोड़ा सा ये पता चल रहा है कि क्रो जो है वो पहले वाले कंडीशन में इवॉल्व हुआ हुआ। ठीक है, तो लोगों ने यही बताया, थ्योरी में यही बताया जाता है कि क्रो जो है वो पहले वाला कंडीशन में इवॉल्व हुआ होगा जब कंडीशन बेटर नहीं थे। तो जब पहले वाला कंडीशन में जो भी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ होगा उसका लाइफ स्पान बहुत कम होगा, उसका लाइफ स्पान बहुत कम होगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन फेवरेबल नहीं है, कंडीशन फेवरेबल नहीं है, मतलब कि वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता, उस कंडीशन को झेल नहीं सकता। इसी वजह से इधर जो ऑर्गेनिजम्स आए होंगे उनका लाइफ स्पान कम रहा होगा, और इधर जो ऑर्गेनिज्म आए होंगे उनका लाइफ स्पान ज्यादा रहा होगा। वेरिएशन का एक थ्योरी ये बताया जाता है। ठीक है, जनरली पढ़ते हैं। अब इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी है ना, उनका जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने का जो कैपेबिलिटी है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने का जो कैपेबिलिटी है, रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी इनका ज्यादा है। मतलब ये हाई नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। मतलब ये बहुत सारे बच्चे को एक बार में जन्म देते हैं। ठीक है, जो इधर इवॉल्व हुए, क्यों, क्योंकि इनको तो ज्यादा दिन तक जीना नहीं है, ज्यादा दिन तक जीना नहीं है, और कंडीशन भी अच्छा नहीं है। अगर हम एक दो बच्चे को जन्म दें तो हो सकता है कंडीशन अच्छा ना होने के कारण वो भी मर जाए। तो इसके लिए क्या करते थे ये लोग, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बनाते थे, मतलब कि बहुत सारे बच्चे को एक साथ में जन्म देते थे, जिसके कारण क्या था, कंडीशन अनफेवरेबल होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे का मतलब इवॉल्व कर पाते थे, ग्रो कर पाते थे। ठीक है, अब फेवरेबल कंडीशन जब आया तो क्या सोचा, ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या विकास हुआ, कि ऑर्गेनिज्म जो है अब फेवरेबल कंडीशन है तो हम ज्यादा दिन तक जी सकते हैं, कम बच्चे पैदा करेंगे, कम बच्चे को जन्म देंगे, बट जीवन ज्यादा दिन तक जिएंगे। ठीक है, ये यहाँ से चालू हुआ फेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि कंडीशन अच्छा है, कंडीशन अच्छा है, मतलब कि इन्वायरमेंट अच्छा है, हम अच्छे से जीवित रह सकते हैं, उनको कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी वजह से इधर जो ऑर्गेनिज्म आए होंगे उनका लाइफ स्पान ज्यादा रहा होगा, ऐसा थ्योरी बताया जाता है। ठीक है, इसको पढ़ना नहीं है, मतलब कि यहाँ पे अगर याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इवोल्यूशन में फिर से ये चीजें आने वाली है। बस ये बताना चाह रहे थे कि लाइफ स्पान में इतना वेरिएशन क्यों है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक क्या था, आज का टॉपिक है हमारा फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में कौन कौन सा फेज है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन और व्हाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन से, सॉरी फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल से। लाइफ साइकिल में मेनली हम लोग को 4 फेज पढ़ना होता है। लाइफ साइकिल में कितना फेज पढ़ना होता है, 4 फेज। और ये फेज जो है वो क्लियर कट डिफाइन नहीं होता है, मतलब जो जैसे कह देते हैं कि सीजन आता है तो सीजन का क्लियर कट मतलब कि
डिफिनीशन नहीं होता कि अच्छा आज से ये सीजन है, आज गर्मी है, कल से ठंड आ जाएगी, ऐसा कोई क्लियर कट डिफिनीशन नहीं होता है। क्लियर कट मतलब कि एक लाइन नहीं होता है कि आज ठंड है तो कल गर्मी हो जाएगी। उसी तरह से इसका भी लाइफ का जो साइकिल है, फेज है, लाइफ में जो 4 फेज पढ़ेंगे, उस फेज का कोई क्लियर कट डिफिनीशन नहीं है कि इस फेज के बाद ये फेज तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। वो रेगुलर वे में चलते रहते हैं, ठीक है, वो रेगुलर वे में चलते रहते हैं। जैसे हम लोग बच्चे थे, बच्चे से बड़ा हो गए, पता चला मतलब कि ये था कि नहीं अब आज तुम बच्चे हो, कल बड़े हो जाओगे, मतलब 2 दिन पहले तुम बच्चे थे पर 2 दिन के बाद तुम बड़े हो जाओगे। ऐसा कोई क्लियर कट लाइन नहीं बनाया गया है, क्लियर कट एक टाइम नहीं बनाया गया कि मतलब ये फेज को हम डिफाइन कर सकें अच्छे से, ठीक है। बस फेज को ऐसे डिफाइन किया जाता है, 4 फेज ये है। पहला फेज देखो, सबसे पहले तो बर्थ होगा, बर्थ को फेज नहीं मानते हैं, बर्थ के बाद फेजेस स्टार्ट होता है लाइफ साइकिल का, क्योंकि बर्थ के बाद ही जीवन चक्र चालू होता है, ठीक है। पहला बर्थ है, बर्थ के बाद जो पहला फेज आएगा लाइफ साइकिल का, बर्थ के बाद जो पहला फेज आएगा वो फेज है फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज है जुवेनाइल फेज। कौन सा? जुवेनाइल फेज। इसी को प्लांट के केस में वेजिटेटिव फेज भी बोल देते हैं। प्लांट के केस में इसी को क्या बोल देते हैं? वेजिटेटिव फेज, ठीक है, वेजिटेटिव। दूसरा जो फेज है वो है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव, ठीक है, दूसरा फेज। तीसरा जो फेज है वो है सेनिसेंस। सेनिसेंस, ठीक है। और चौथा जो फेज है वो है डेथ। वैसे डेथ को भी फेज नहीं मान सकते हैं, डेथ होने के बाद तो लाइफ साइकिल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें लाइफ साइकिल में टोटल 4 फेज है। सबसे पहले बर्थ होगा, बर्थ के बाद जो पहला फेज स्टार्ट होगा, बर्थ के बाद जो पहला फेज स्टार्ट होगा वो है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज को ऐसे डिफाइन करते हैं, जिस फेज में जिस टाइम में जिस स्टेज में ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं होता है, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं होता है, उसी फेज को बोल देते हैं जुवेनाइल फेज। और ये जनरली एनिमल्स के लिए यूज करते हैं जुवेनाइल फेज, और वेजिटेटिव फेज जो है वो जनरली प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। ये जो वर्ड है वेजिटेटिव वर्ड, ये जनरली प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, और जुवेनाइल वर्ड जनरली एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जुवेनाइल फेज है क्या? बर्थ के बाद जो पहला फेज आता है, बर्थ के बाद जो पहला फेज आता है वो जुवेनाइल फेज है। लाइफ का पहला फेज जुवेनाइल फेज है बर्थ के बाद, ठीक है। और इस फेज में ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। इस फेज में ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, ठीक है। इस समय पे क्या चल रहा होता है? मैच्योरिटी चल रहा होता है। अच्छा, लोग ये भी पढ़ाते हैं, एक फेज एजिंग भी ऐड करते हैं। एजिंग पहले बोले होंगे कि ये जो लाइफ साइकिल का जो फेजेस है ये 11th क्लास में पढ़ना होता है। वैसे 11th क्लास में पूरा इलेबोरेट पढ़ाया जाता है। तो समझो कि एक फेज और ऐड किया जाता है इसमें, एजिंग। और ये हम कहते हैं कि एजिंग कोई फेज नहीं है, एजिंग एक तरह का प्रोसेस है जो चलते रहता है, थ्रू आउट द लाइफ चलते रहता है। मतलब कि क्या होता है, जब से जन्म लेते हैं हम, हमारा एज बढ़ते रहता है। ऐसा थोड़ी ना कि कोई समय आता है उसके बाद एज बढ़ता है, ठीक है। तो ये एजिंग जो है, ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है, हमेशा प्रोसेस ये वाला चलते रहता है। इसको इसीलिए कोई फेज के अंदर नहीं रखते हैं। वैसे सीनीसेंस को कुछ लोग एजिंग बोल के पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीनीसेंस में एजिंग कह सकते हैं, क्योंकि सीनीसेंस में क्या होता है, बॉडी का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कम होने लगता है। बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी सीनीसेंस फेज में कम होने लगता है, मतलब लोग बूढ़े होने लगते हैं, उसी को भी एजिंग कह दिया जाता है, ठीक है। उसको साइड में रखो। अभी जुवेनाइल फेज समझ में आया है, जिस फेज में ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली कैपेबल नहीं है, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है, बच्चे को जन्म देने के लिए कैपेबल नहीं है, उनका मैच्योरिटी चल रहा है, ठीक है, उस फेज को जुवेनाइल फेज बोलेंगे। दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं इसमें ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं इसमें ऑर्गेनिज्म, इसमें रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, ठीक है। थर्ड है सीनीसेंस, जैसा कि बोले कि बुढ़ापा आने का जो समय होता है, मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन कर लिया, रिप्रोडक्शन उसका हो गया, मतलब बच्चे को जन्म दे लिया, उसके बाद जो फेज आएगा, रिप्रोडक्शन के बाद जो फेज आएगा वो सीनीसेंस आएगा। मतलब कि इसमें क्या होता है, सीनीसेंस फेज में रिप्रोडक्शन का कैपेबिलिटी ऑर्गेनिज्म जो है धीरे धीरे लूज करते जाते हैं,
रिप्रोडक्शन का कैपेबिलिटी ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे लूज करते जाते हैं, उसी फेज को बोलते हैं सीनीसेंस फेज, या इसको ओल्ड एज भी बोलते हैं, ओल्ड एज भी कह सकते हैं, ओल्ड एज या ओल्ड फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म लॉसेस देयर रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी। इस वाले फेज में रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी ऑर्गेनिज्म लूज कर देते हैं, ठीक है, खो देते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, इस एज तक आते आते, बूढ़ा होते होते क्या होता है, शरीर का जो बॉडी जो है वो फंक्शन करना बंद करने लगता है धीरे धीरे। शरीर का बॉडी का जो फंक्शन है, देखते हो बूढ़े लोग का शरीर का अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, मतलब कि बहुत कम काम करने लगता है, और कम काम करते करते वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। जब कम काम करने लगता है, स्लो हो जाता है, शरीर का बॉडी फंक्शनिंग, बॉडी का जो फंक्शन है वो कम हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो बंद हो जाता है, फंक्शन करना ही बंद कर देता है, तो उसी को अल्टीमेटली डेथ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सीनीसेंस वाला फेज में, और क्या है, सीनीसेंस वाला फेज में, और लिखते हैं इधर दूसरे कलर से लिखते हैं, ज्यादा बेटर है। बॉडी फंक्शन, बॉडी फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन। मेटाबॉलिज्म और बॉडी का जो फंक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है, मतलब धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, बॉडी का जो फंक्शन करने का कैपेबिलिटी है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है, और मेटाबॉलिज्म जो है वो भी कम होने लगता है। तो पूछोगे सर मेटाबॉलिज्म क्या है? ठीक है, जो नए बच्चे हैं 11th एकदम नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, 12th में डायरेक्ट ज्वाइन किए हैं, उनको तो पूछना ही पड़ेगा कि सर आखिर मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं, शरीर के अंदर होने वाला जितना भी केमिकल रिएक्शन है वो मेटाबॉलिज्म होता है। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना के लिखते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म एवरी केमिकल रिएक्शन which occurs in living system। लिविंग सिस्टम के अंदर होने वाला जितना भी केमिकल रिएक्शन है, जितना भी तरह का केमिकल रिएक्शन है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। मतलब हमारे शरीर के अंदर या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है उसके शरीर के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, जितना भी तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर क्या फूड का डाइजेशन होता है, फूड का डाइजेशन में एक तरह का केमिकल रिएक्शन, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन चलता है उसमें, तो सारे केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म कहलाएंगे। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म अंदर शरीर के अंदर जो चल रहा रिएक्शन है वो भी स्लो डाउन होने लगता है, और उसके स्लो होने के कारण ही बॉडी का फंक्शन भी स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, और उसी पेज को क्या बोलते हैं, सीनीसेंस पेज, ओल्ड एज बोलते हैं। और उसके बाद जब ये फंक्शन धीरे धीरे बंद हो जाता है, मतलब अभी क्या बोल रहे हैं, स्लो हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और जब ये फंक्शन करना बंद कर दे, बॉडी का ऑर्गन्स जो है वो फंक्शन करना कंप्लीटली बंद कर दे, तो वो डेथ होता है। complete stop body function, completely stops body function। बॉडी का फंक्शन जब कंप्लीटली स्टॉप हो जाए उसको बोलते हैं डेथ। ठीक है, यहाँ पे ये नोट्स जो भी पढ़ाए हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सारा का सारा लिखा हुआ है। ठीक है, ये जुवेनाइल फेज है,
रिप्रोडक्टिव फेज, एक्स्ट्रा पेज ऐड हो गया है, तो पेज डिलीट मार देते हैं। नोट्स के फॉर्म में ये मिल जाएगा, पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल है, फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल, पहला फेज जुवेनाइल फेज, क्या क्या होता है सारा चीज बता दिया गया, सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज है, ठीक है, फिर इधर सीनेसेंस फेज है, और लास्ट डेथ, ठीक है। स्टॉप्स कंप्लीट बॉडी फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, बॉडी फंक्शन और मेटाबॉलिज्म कंप्लीटली स्टॉप हो जाए उसको, उस वाले फेज को क्या बोलते हैं, डेथ बोलते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है रिप्रोडक्शन। जो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना था वो अब स्टार्ट हो रहा है। मेनली इस चैप्टर में हम लोग को तो यही पढ़ना है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, और आखिर रिप्रोडक्शन होता है क्या है। बचपन से सुनते आए होंगे प्रजनन, अगर हिंदी मीडियम से तो प्रजनन सुनते आए होंगे, अगर बचपन से हिंदी मीडियम पढ़े तो प्रजनन नाम सुने होंगे, ठीक है। अगर अंग्रेजी मीडियम पढ़े तो रिप्रोडक्शन का नाम सुने होंगे। इसमें होता क्या है, एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, या एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। जब कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है तो वो प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। इसको अगर अंग्रेजी में लिखें ऐसे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, it is a biological process, biological process। कैसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजी पढ़े तो हर एक प्रोसेस बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू विच an organism produces similar youngs, सिंगल यंग वंस का मतलब अपने ही जैसे, सिमिलर यंग वंस का मतलब अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देते हैं या बनाते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या है रिप्रोडक्शन, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस सिमिलर यंग वंस। एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे, सिमिलर का मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट टू कॉपी नहीं होगा, सिमिलर का मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट टू कॉपी नहीं होगा। अगर सेम लिखते तो एग्जैक्ट टू कॉपी होता, यहाँ पे सिमिलर वर्ड लिखा गया मतलब एग्जैक्ट टू कॉपी नहीं होता। कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें एग्जैक्ट टू कॉपी बनता है, एकदम जैसे पेरेंट वैसे ही उसका चाइल्ड, ठीक है, जैसे पेरेंट वैसे ही उसका ऑफस्प्रिंग। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया, सिमिलर लिखा गया, मतलब कि सेम बन भी सकते हैं, सेम नहीं बन सकते हैं। तो या फिर ये लिख सकते थे मे बी सेम और मे बी डिफरेंट यंग वंस, लेकिन उसका जो सिमिलरिटी मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा, बॉडी स्ट्रक्चर, वो जनरली सेम ही होता है। ऐसा थोड़ी ना कि ह्यूमन का बच्चा डॉग के जैसा दिखेगा या फिर एलिफेंट का बच्चा जो है वो कैट का जैसा दिखेगा, ऐसा नहीं। एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट के जैसा ही दिखेगा, सिमिलर दिखेगा ना। हो सकता है थोड़ा कैरेक्टर इधर उधर हो, उसका कलर में थोड़ा चेंज हो, तो वेरिएशन आता है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है, वो पढ़ेंगे कैसे वेरिएशन आता है उसमें। लेकिन बच्चे तो उन्हीं के जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे हाथी का बच्चा बिल्ली जैसा नहीं होता, बिल्ली का बच्चा हाथी जैसा नहीं होता है, हाथी का बच्चा हाथी जैसा नहीं होता, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा नहीं होता, इसीलिए लिखा गया वहां पे सिमिलर यंग वंस अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, व्हाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, अपने ही जैसे बच्चे को जन्म क्यों देते हैं, ये रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, वो अपने ही जैसे बच्चे को जन्म क्यों देते हैं, ये क्वेश्चन उठा है। एनसीईआरटी बड़ा अच्छा सा इस पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है। क्या कहता है एनसीईआरटी, हमने पहले लाइफ स्पान पढ़ाया, एनसीईआरटी में सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसमें लाइफ स्पान दिया है। तो कहता है, ऐसा कहता नहीं है, मतलब एनसीईआरटी में कुछ 2-4 लाइन लिखा है जिसके हिसाब से हम समझा रहे हैं। उसमें सबसे पहले लाइफ स्पान पढ़ा है, हम भी पहले लाइफ स्पान पढ़ा है। लाइफ स्पान में क्या पढ़ा है
कि हर एक जीव जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। हर एक जीव जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। उसमें एक एक्सेप्शन पढ़ाए थे, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो नहीं मरते हैं, ठीक है, वो नहीं मरते हैं। लेकिन उनको छोड़ दो तो सारे जीव मॉर्टल है, मतलब वो मरते हैं। एनसीईआरटी में वही लाइन लिखा है, नो ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोई भी अमर नहीं है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। तो भाई साहब ये जन्म लिए हैं तो मरे नहीं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं अगले स्लाइड पे। एक क्रो का एग्जांपल लेते हैं। क्रो का लाइफ स्पान याद होगा आप लोग को, क्रो, इसका लाइफ स्पान लगभग 15 साल का है। ये एनसीईआरटी बताती है कि इसका लाइफ स्पान 15 साल का है। चलो आज का डेट दे लेते हैं। आज का डेट है 13 तारीख 9वां महीना 2022। अगर इसे यहां से 15 साल ले जाओ, यहां से 15 साल ले जाओ तो 13 तारीख 9वां महीना 2047 तक, क्या मतलब 47 नहीं 37 तक, 2037 तक 15 साल बीत जाएंगे। इतना दिन में 15 साल बीत जाएगा, ठीक है। ये टाइम ड्यूरेशन हो गया 15 साल का, जितना दिन कौवा जीता है, ठीक है। अब हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं, आप लोग भी एज्यूम कीजिए कि क्रो जो है आज से उसमें रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाए, मतलब क्रो जो है बच्चे का जन्म देना बंद कर दे आज से। सारा क्रो, जितना भी वर्ल्ड में क्रो है, वो कौवा है, आज से बच्चे को जन्म देना बंद कर दे। तभी क्या होगा, आज भी जो बच्चा जन्म लिया होगा, आज सुबह सुबह जो बच्चा जन्म लिया हो, आज से रिप्रोडक्शन बंद है, कौवे के अंदर आज से रिप्रोडक्शन बंद है, वो बच्चे को जन्म आज से नहीं दे रहा। एज्यूम करना, ऐसा होता नहीं, ठीक है। एज्यूम करना, मान के चलना। मान लीजिए, मैथ नहीं है बायोलॉजी, फिर भी मानना पड़ेगा बायो में भी, कि क्रो जो है आज से बच्चे को जन्म देना बंद कर दे, तो आज भी जो बच्चा जन्म लिया होगा वो 13 तारीख 9वां महीना 2037 को टपक लेगा, या एक साल और बढ़ा दो तो 2038 तक, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि 15 साल ही जिएगा, 16 साल भी जी सकता है, ठीक है। 2038 40 तक ले लेते हैं, चलो 40 तक ले लेते हैं। तो आज भी जो कौवा जन्म लिया होगा वो 2040 तक खत्म हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि 15 साल 20 साल के बाद कौवा का प्रजाति ही खत्म हो जाएगा, कौवा देखने के लिए ही नहीं मिलेगा। तो इसी से बचने के लिए ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, रिप्रोडक्शन इवॉल्व किया। इसी से बचने के लिए ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्शन इवॉल्व किया, ठीक है। क्योंकि रिप्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं, अपने ही जैसे नए प्रोजेनी को जन्म दे रहे हैं, अपने ही जैसे नए प्रोजेनी को जन्म दे रहे हैं, न्यू प्रोजेनी बना रहे हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। अगर ये रिप्रोडक्शन बंद कर दें तो अपने जैसे न्यू प्रोजेनी नहीं बना पाएंगे, और क्या होगा कि एक समय जितना इनका लाइफ स्पान है उसके बाद क्या होगा, इनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, धरती पर से ये एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं फिर, ठीक है। तो उससे बचने के लिए ऑर्गेनिजम्स ने रिप्रोडक्शन करना शुरू किया, अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बनाना शुरू किया। तो ये समझ में आया। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, टू मेंटेन कंटिन्यू लाइफ कंटिन्यूटी, पीछे वाला पेज पे यहाँ लिखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। टू मेंटेन continuity of life on the अर्थ पे लाइफ का कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए या फिर एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए क्या हुआ, इन्होंने रिप्रोडक्शन इवॉल्व किया, मतलब रिप्रोडक्शन करना शुरू किया। या फिर ये भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जीवन को धरती पे बनाए रखने के लिए क्या किया, ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोड्यूस करना शुरू किया, ठीक है। अब इसमें इवोल्यूशन में एक चीज पढ़ना है, इवोल्यूशन में एक चीज ये पढ़ना है कि जो जितना ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोडक्शन का कैपेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उसका सर्वाइवल का चांस उतना ज्यादा होगा। जो जितना ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा उसका सर्वाइवल का चांस उतना ज्यादा होगा, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ये पढ़ना है, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सर्वाइवल ऑफ मतलब जो फिट होगा या फिर जो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा, जो अच्छे से रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसका सर्वाइवल जीने का जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आज हमने क्या जाना, रिप्रोडक्शन क्या है,
और रिप्रोडक्शन इवॉल्व क्यों हुआ। अगला लेक्चर में जानेंगे, अगला जो वीडियो आएगा उसमें जानेंगे रिप्रोडक्शन आखिर कितने टाइप के होते हैं। जनरली 2 टाइप के आज बता देते हैं थोड़ा सा। जनरली रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। अब उसमें भी थोड़ा सा ये जानेंगे कि रिप्रोडक्शन आखिर मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो असेक्सुअल इवॉल्व करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और कौन सा ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। 2 टाइप का कौन कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें क्या जानना है कि कौन जो ऑर्गेनिज्म है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और कौन ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और क्या कंडीशन चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, क्या कंडीशन चाहिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, अगले लेक्चर में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी पढ़ सकें अच्छे से। और कोई अगर दिक्कत हुआ हो कहीं पे समझने में या फिर तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़िए फिर कल वाला लेक्चर में आएगा टॉपिक पढ़ने के लिए।